हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए एक और नया चैप्टर लाए हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन मेथड्स। फिर पढ़ने वाले हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन मेथड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम पॉल्यूटेंट्स की बात करेंगे, है ना। इन्वायरमेंट क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। और इन्वायरमेंट में सबसे पहले जो अगर हम इसमें स्टडी करेंगे तो हम बात करेंगे पॉल्यूटेंट्स की, प्रदूषक के प्रकार। प्रदूषक के प्रकार की बात करेंगे तो दो इम्पोर्टेंट हैं। एक है बायो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जो इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट उनको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट ज़्यादा इसमें रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ उसको ही डिस्कस करेंगे डायरेक्ट। अब देखिए, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो सकते हैं, है ना। मतलब बायोडिग्रेडेबल ऐसे प्रदूषक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो सकते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो सकते हैं। दूसरी बात, और ये जो होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते हैं, है ना। हार्मफुल नहीं होते, नॉट हार्मफुल। नुकसानदायक या हानिकारक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, हानिकारक नहीं। लेकिन अगर अधिक मात्रा में है तो ये तो फिर अगर अगर ये नुकसानदायक नहीं है तो फिर प्रदूषक कैसे हो गए। तो इसका यही है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, इसीलिए अपघटित हो जाते हैं, इसलिए बायोडिग्रेडेबल है। ये हार्मफुल नहीं है, हानिकारक नहीं है। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में होते हैं, एक्सेस अमाउंट में होते हैं तो ये वेल डिकम्पोजिशन नॉट अकर, सो become pollutants। ठीक है। क्या होता है कि नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए अब जैसे आप ही देख लीजिए काऊ डंग, गोबर की बात करें। गोबर क्या हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है? नहीं। वो तो हमारे लिए खाद के रूप में काम करेगा। लेकिन मान लो गोबर बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया। अब बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया तो उसका डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अच्छे से डिकम्पोजिशन नहीं होगा मतलब वो हमारे लिए फिर क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेंट्स की तरह कार्य करने लगेगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में ऐसे आते हैं, ऐसे सब्सटेंस आते हैं, या मैटर की बात करो, या मैटर ऐसे पदार्थ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नॉट डिकम्पोज। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो सकते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन बायो। और ये हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। ठीक है। या कम मात्रा में होंगे, कम मात्रा में होंगे तो पर्यावरण के लिए हानिकारक होंगे, है ना। जैसे हमने बायोडिग्रेडेबल में पढ़ा था कि जब उनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तब वो पोल्यूटेंट्स की तरह बनते हैं।
ठीक है, वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन ज़्यादा मात्रा होगी तो डिकम्पोज नहीं होंगे और पॉल्यूटेंट्स की तरह कार्य करेंगे। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो ये हार्मफुल होते हैं, वो भी लेस अमाउंट में, अगर कम भी है तब भी ये क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। उदाहरण की बात करें तो हमारा सबसे जो चर्चा वाला है वो है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक, है ना। हमने डीडीटी, डाइक्लोरोडाइथैलीन ट्राइथलीन जो है वो हमारा क्या है, वो भी एक हानिकारक है। हैवी मेटल्स, भारी धातु है। हैवी मेटल्स में कौन कौन आता है? मरकरी आता है, लेड आता है ना, पीबी आता है। ये सारे के सारे क्या है, ये पोल्यूटेंट्स है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर रिएक्शन रिमेन्स, न्यूक्लियर रिएक्शन रिमेन्स, है ना। न्यूक्लियर रिमेन्स रिएक्शन के बाद जो बचता है वो भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, वो भी क्या है, खत्म नहीं किया जा सकता। अब अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन मोस्टली पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है? पोल्यूशन, अभी तो तुमने पोल्यूटेंट्स देखे, पोल्यूशन की बात करेंगे तो एक होगा एयर पोल्यूशन, है ना, फिर एक होगा आपका वाटर पोल्यूशन, एक होगा आपका सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो नेचुरल में, नेचुरल जो सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स एयर पोल्यूशन के क्या क्या है, तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, SO2 और फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, और मैन मेड में बात करोगे, मैन मेड, मैन मेड तो बहुत सारे, जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं जिनके द्वारा क्या हो सकता है, नेचर एयर को पोल्यूशन किया जाता है, वो सब इसमें आ सकती हैं। जैसे आपका फ्यूल्स जलाना, फ्यूल्स, है ना, फ्यूल्स जो है वो सारे के सारे, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे। अब गैसोलीन का दहन, ये सब इसमें आ जाते हैं। अब हम जानते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेनली क्या होता है कि जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो आपके व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स गाड़ियां, है ना, उनका इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, गाड़ियों का जो फ्यूल्स है, जो उसमें जो कंज्यूम यूज हो रहा है, उसकी क्या है कि वो पूरी तरह से जलता नहीं है, और पूरी तरह से नहीं जलता है, इनकम्प्लीट डिकम्पो बर्निंग होती है, तब जाके हमारा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर तुम बात करो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अपने किससे, ब्लड के हीमोग्लोबिन से क्या होता है, जुड़ जाता है, और हमारा बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन रहता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सीजन रहता है तब तो ये बनता है। लेकिन अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, है ना, तो तब बनेगा कार ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि 300 टाइम्स, 300 गुना ज्यादा स्टेबल है आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन अपने हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब अपनी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है वो 300 टाइम ज्यादा अधिक स्थायी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की से। तो समझ सकते हो, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नेसेसरी है, जो कि ब्लड में आयरन से कंबाइन होके पूरे ब्लड में क्या होती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है ब्लड के साथ। अगर हमें ऑक्सीजन ही ना मिले तो हमारे सारे बॉडी फंक्शन क्या होंगे, काम करना
कम कर देंगे, या जो इफिशियंसी है वो खत्म हो जाएगी, टायरनेस बढ़ जाएगा, नोजिया बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो जुड़ने की क्षमता है वो ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा है। और जब वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है तो वो जो कंपाउंड बनाता है वो 300 गुना ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो देख समझ सकते हो कि कितना खतरनाक है अपने कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड 3 से 4% ऑक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो, जब रक्त में ब्लड में है ना, ब्लड में 3 से 4% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा, तो हमारी जो ऑक्सीजन जो लाने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई बोल दो, ऑक्सीजन सप्लाई वेरी वेरी डिक्रीजेस, है ना। जैसे ही 3 से 4% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया खून में, ब्लड में, तो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बहुत कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो बाकी सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब बॉडी में आता है तो क्या क्या करवाता है, तो हेडेक करवाता है, हेडेक, है ना, वीक आई साइट, आंखें कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है, नर्वसनेस हो जाता है, नर्वसनेस हो जाता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकते हैं, अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बाद आपका प्री मेच्योर बर्थ भी हो सकता है, बहुत सारे कारण इससे हो सकते हैं। तो ये तो इसमें हो गया। अब हम बात करें एक और, ओजोन डिप्लेशन की। अगर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ओजोन की बात क्यों नहीं करेंगे। ओजोन तो भैया हम जानते हैं क्या है। ओजोन डिप्लेशन की बात करें, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक कंबल नुमा संरचना होती, एक आवरण पड़ जाता है, गैसीय आवरण, है ना। ओजोन का एक गैसीय आवरण हमारी पृथ्वी के चारों ओर पड़ा रहता है, पृथ्वी के चारों ओर पड़ा रहता है, उसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, क्षरित हो रही है बहुत सारे कारणों से। और इसमें मेन जो कारण है, क्वेश्चन ध्यान रखना, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और CFC। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। कौन कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ऐसे एजेंट जो ओजोन डिप्लेशन ज्यादा करवाते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड NO की बात करें तो NO सबसे पहले O3 से रिएक्शन करके इसको NO2 प्लस O2 में बदलता है। NO सबसे पहले O3 से रिएक्शन करता है और NO2 O2 में बदलता है। NO2 फिर एक और ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है और NO2 एक ऑक्सीजन निकाल देता है और NO2 में बदल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ओजोन के पास आएगा, ओजोन के एक अणु को O2 को अलग कर देगा और इसके साथ NO2 बना देगा। अब जो NO2 है वो वापस से क्या करेगा, एक ऑक्सीजन छोड़ेगा और NO में बदल जाएगा। अब ये जो NO बन रहा है यही इंपॉर्टेंट है। देखो हमने यूज किया था NO और उसके बाद वापस मिल गया हमें NO। जब वापस NO मिल गया तो बार बार यूज होता रहेगा, और इसी कारण से हमारी ओजोन लेयर है वो बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रही, बहुत जल्दी जल्दी क्षरित हो रही। क्योंकि कारण यही है कि उसको जो क्षरित करने वाला व्यक्ति है वो क्षरित करके पुनः जिंदा हो रहा। ऐसे समझो कि कोई है, वो क्षरित करके पुनः जिंदा हो रहा, गया ओजोन से जुड़ा, कंपाउंड बनाया, ओजोन को खत्म कर दिया, फिर वापस आ गया, फिर दूसरे ओजोन के अणु को पकड़ा, उसको तोड़ा, उसके एक ऑक्सीजन को अलग किया, O2 को अलग किया, और फिर वापस से आ गया। तो ये रिएक्शन क्या है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस चलती रहती है ना। बार बार इसमें पुनः NO बना देता है और इसका उपयोग होता रहता है। अब अगर हम CFC की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 होता है। ठीक है, सबसे पहले ये सनलाइट की उपस्थिति में H से ये क्या करेगा, CF2 एक Cl और एक Cl को इसमें बाहर निकाल देगा, है ना। ये जो बाहर Cl निकला हुआ है, या तो ये CF2Cl2 होगा या CFCl3 भी होगा।
है ना, दोनों हो सकते क्लोरोफ्लोरोकार्बन के फॉर्मूले। अगर इसमें है तो इसमें भी ऐसा करें, Cl डॉट बनाएगा और CfCl3 डॉट बनाएगा। ठीक है, सॉरी Cl2 बचेगा, एक तो निकल ही गया, 2 बचेगा। अब ये जो Cl निकला है, ये Cl जाएगा भैया ऑक्सीजन के पास, जो हमारी ओजोन लेयर बनी है, ओजोन मतलब O3, ओजोन लेयर के पास ये जाएगा, उसके एक ClO को अपने पास ले लेगा और O2 को अलग कर देगा। फिर वापस से ClO डॉट एक और ऑक्सीजन से जुड़ेगा और Cl डॉट बनेगा और O2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें से भी Cl डॉट वापस आ गए, ये भी कंटिन्यूअस रिएक्शन करता रहेगा और क्या करेगा, ओजोन को क्षरित करेगा। CFC का वन मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल ओजोन के 1000 से ज्यादा अणु को क्षरित कर सकता है। डिप्लेट मॉलिक्यूल, ठीक है, ओजोन डिप्लेट, वन मॉलिक्यूल डिप्लेट ओजोन मोर देन 1000 मॉलिक्यूल्स। एक CFC का मॉलिक्यूल 1000 से ज्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल को डिप्लेट क्षरित कर सकता है। ठीक है, अब इस ओजोन के हट जाने से क्या क्या इफेक्ट हो गए, ओजोन के हट जाने से हमारी सबसे यूवी रेज आ जाएंगी। यूवी रेज क्या होती हैं, यूवी रेज होती हैं हार्मफुल रेडिएशन। क्या होती है, हार्मफुल रेडिएशन। ठीक है, हार्मफुल रेडिएशन, ये क्या करेगी हमारी कॉर्निया, आंख पे जो रहती है, या हमारा लेंस की बात करेंगे, वो डिस्ट्रॉय करेंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, पौधों में प्रोटीन को, प्लांट्स में प्रोटीन अफेक्ट होगा, प्लांट्स में प्रोटीन क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, स्किन डिसीजेस बढ़ जाएंगी, स्किन डिसीजेस भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ये सारे कारण होंगे ये। और हाँ, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, ताप संतुलन, टेम्परेचर बैलेंस भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बैलेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या थे, ओजोन से संबंधित फैक्ट्स या तथ्य थे जिनको हमें याद रखना है। अब हमारा एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिड रेन। क्या है एसिड रेन, क्या होती है एसिड रेन, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और ओजोन एसिड रेन के बारे में ना पढ़ें तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वर्षा में है ना, वर्षा भैया किसी वर्षा की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, वर्षा मतलब रेन, है ना। तो जब रेन में, वर्षा में कौन कौन हुआ आपका, H2SO4 या HNO3, है ना, और लिटिल, है ना, लिटिल लिटिल HCl भी हो, थोड़ी मात्रा में HCl भी हो, तो इसे हम एसिड रेन बोलेंगे। तो वर्षा में अगर H2SO4 HNO3 या थोड़ी मात्रा में HCl पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो एसिड हैं, ये एसिड जो हैं वो एयर में उपस्थित उपस्थित कौन कौन, आपके एयर में क्या क्या उपस्थित है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, के ऑक्साइड से बनते हैं। हाँ पता ही, से बनते हैं। ठीक है, अब हमारे रेन में एसिड आ रहा है तो कहाँ से बना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर के ऑक्साइड से बना होगा, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहा, एसिड रेन का पीएच जो होता है वो 5.6 होता है। कितना होता है, 5.6। ये जरूर 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 याद रखना है कि यह पीएच 5.6 होता है। अब एसिड रेन बनती कैसे है, तो स्टेप फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले NO जो होता है ओजोन से रिएक्शन करता है ना, H में अभी देख के आए तो वो NO2 प्लस O2 बनाता है। फिर जो NO2 है वो एक और ओजोन अणु को बात करता है, NO और O2 में बदल जाता है, NO3 और O2 में बदल जाता है। फिर ये जो NO2 और NO3 हैं ये आपस में मिल जाते हैं और N2O5 बनाते हैं।
N2O5 को जैसे ही पानी मिलता है, क्या मिलता है, वाटर मिलता है, तो ये बदल जाता है HNO3, इसमें बदल जाता है HNO3। तो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, वो ओजोन से रिएक्शन करेगा, NO2 और O2 में बदले, NO2 फिर ओजोन से रिएक्शन करेगा, NO3 और O2 में बदलेगा, NO2 और NO3 मिलके N2O5 बनाएंगे। N2O5 जैसे ही जल के कांटेक्ट में आएगा तो वो नाइट्रिक अम्ल HNO3 में बदल जाएगा। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 है ना, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में जो SO2 है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 बना रहा है, क्या बना रहा है, SO3। और SO3 के पास जैसे ही जल आया तो वो काय में बदल गया, H2SO4, काय में बदल गया, H2SO4 में, है ना, H2SO4 में बदल गया। अब देखें ये एसिड रेन से हमारा क्या क्या इफेक्ट होता है, तो भैया सबसे अच्छा एक उदाहरण है कि ये जो एसिड रेन है, जो ये पॉल्यूशन है, उसकी वजह से ताजमहल, ताजमहल तो जानते ही होंगे, प्यार की निशानी है ताजमहल, तो जो ताजमहल है वो काला पड़ने लगा है ना। तो ताजमहल मैं भी गया हूँ एक दो बार घूमने, तो मैंने भी देखा उस पर ना कंटिन्यूअस वो लोग काम करते रहते हैं कि उसकी जो ऊपर से है ना, ये एसिड रेन की वजह से उसके जो आपका संगमरमर है, मार्बल है, वो काला पड़ने लगा है, तो उसकी कंटिन्यूअस क्या होती है, सफाई होती है। तो उसके कारण क्या है, यही एसिड रेन वगैरह, तो इनसे क्या क्या हो सकता है, बिल्डिंग खराब हो सकती है, पाइप का संक्षारण हो सकता है, झीलों में पानी में अम्लीयता बढ़ सकती है ना, कृषि पेड़ पौधे इनको भी एसिड रेन बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। तो पाइप संचरित हो सकते हैं, बिल्डिंग संचरित हो सकती है, आपकी कोई धरोहर है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, वो भी संचलित हो सकती है, आपके पेड़ पौधे हैं वो खराब हो सकते हैं, और आपका क्या है कि झीलों में, पानियों में जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ भी एसिड रेन की वजह से क्या होता है कि उनका एसिडिटी बढ़ सकती है। आगरा के ताजमहल की बात करें तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही सल्फर के कॉन्सेप्ट में आता है ना, ताजमहल में क्या था, ताजमहल में कैल्शियम कार्बोनेट चूने से बना है, तो जैसे ही वो आपकी एसिड रेन से H2SO4 के संपर्क में आएगा तो CaSO4 बना लेगा, क्या बना लेगा, CaSO4 बना लेगा, और CaSO4 के साथ H2O CO2 दे देगा, क्या दे देगा, H2O और CO2। अब एक हमने एक और इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा फिर भैया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब एक छोटे से कांच के गिलास की बात करो, एक हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किए जाते हैं, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हमने एक ग्लास हाउस बना, ग्लास हाउस में क्या होगा कि मान लीजिए ये ग्लास हाउस है, इस ग्लास हाउस है, तो इसमें सनलाइट कंटिन्यूअस इसके अंदर आ रही है, आती रही है, आती रही है, आती रही, और गिलास हाउस ये सनलाइट को अपने अंदर तो इंट्रोड्यूस कर लिया है, लेकिन इसको बाहर नहीं निकलने देगा, इससे बाहर पेनिट्रेट होकर नहीं निकल पाएगी। तो इस वजह से उस ग्लास हाउस के अंदर क्या है, टेम्परेचर कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा, है ना, कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा, है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और सेम प्रोसेस हमारी पृथ्वी पर भी होती है, जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं वो पृथ्वी की, अर्थ की सरफेस से टकराती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट को छोड़ के वापस निकल नहीं पाती हैं और इन्वायरमेंट में ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ना, कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पृथ्वी के वातावरण का तापमान का बढ़ना, कारण क्या है, जो रेडिएशंस यहाँ आती हैं वो यहीं ट्रैप्ड हो जाती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं, तो इसकी वजह से वो वहीं पर रह जाते हैं। अब हम बात करें कि वायुमंडल में जो कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में, पार्टिकुलेट्स मैटर जो है उनके बारे में बात करेंगे, तो दो प्रकार का होता है ना, एटमॉस्फेयर पार्टिकुलेट मैटर दो प्रकार का होता है। पहले से यहाँ से बात कर लेते हैं, एक होता है वाइवल, क्या खुल गया,
ओके, हाइट फिक्स, ठीक है। हाँ, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, वाइवल, वाइवल पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट, ठीक है। वाइवल पार्टिकुलेट्स में क्या आएंगे? अब वाइवल पार्टिकुलेट्स में क्या आता है? वही आते हैं जो जितने भी जीवाणु हैं, तो बैक्टीरिया है, फंजाई है ना, एल्गी है ना, ये सारे के सारे वाइवल में आएंगे, आपका फंजाई एल्गी। अब एक होता है नॉन वाइवल, वाइवल पार्टिकुलेट्स। नॉन वाइवल पार्टिकुलेट्स की बात करें तो ये क्या है? ये बड़े पार्टिकल्स का, है ना, लार्ज पार्टिकल्स फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, बड़े पार्टिकल्स का क्या है, बृहद पार्टिकल। देखो हिंदी वाले सुनते जाना और जो सुन रहे हैं उसको लिखना भी। तो जो आजीवन, इसको क्या बोलते हैं, आजीवन, आजीवन कणिकाएं। और वाइबल को बोलते हैं जीवन कणिकाएं, जीव क्षम, जीवन क्षम कणिकाएं और आजीवन क्षम कणिकाएं। हिंदी में ये रहा, देखो देख लो, जीवन क्षम कणिकाएं, और इसका क्या नाम है हिंदी में, आजीवन क्षम कणिकाएं, ठीक है। तो आजीवन क्षम कणिकाएं क्या है, बृहद पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल के विखंडन के फलस्वरूप बनती हैं, है ना, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स के विखंडन की वजह से बनती हैं। या फिर इसको बोले कि बहुत सूक्ष्म, बहुत माइक्रो जो है उनके कंडेंसेशन से बनती हैं। बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत लिटिल लिटिल पार्टिकल हो, उनके क्या संघनन से बनती हैं। उदाहरण क्या क्या हैं? तो इनके नॉन वाइबल के उदाहरण हैं आपका मिस्ट, आपका स्मोक, आपका फ्यूम्स, आपका डस्ट। ये सारे के सारे हमारे नॉन वाइबल, किसके, नॉन वाइबल, नॉन वाइबल पार्टिकुलेट्स के उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 5 माइक्रोन का, more than 5 microns particles, नोजल पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और 1 माइक्रोन पार्टिकल्स इजीली क्रॉस लंग्स, या बोलो 1 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स होते हैं, 1 माइक्रोन के जो कणिक होते हैं, वो आसानी से लंग्स में जा सकते हैं और वहां डिकम्पोज हो सकते हैं। जो 5 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अपने नोजल पॉल्यूशन को, नासिक, कणिक प्रदूषक नासिक द्वार में जमा होते हैं। कहाँ? हिंदी वाले सुन लें, 5 माइक्रोन से बड़े जो कण हैं, कणिक हैं, वो प्रदूषक नासिक द्वार में जमा होते हैं, जबकि 1 माइक्रोन के कण जो हैं वो फेफड़े में आसानी से क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, आसानी से क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में, मिस्ट के बारे में बता देते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन ही बताऊंगा, है ना। मिस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, कुआसा, कुआसा, ठीक है। मिस्ट के बारे में डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, या स्प्रे द्रव के कणों या वायु में उपस्थित बाष्पों के संघनन से बनता है। मतलब किसी भी स्प्रे है ना, उस स्प्रे के द्रव के जो कण है, जैसे हम स्प्रे डालते हैं ना, स्प्रे, तो उससे जो निकलते हैं वो कण, है ना, या वायु में उपस्थित कण, उनके संघनन से हमारा क्या बनता है, मिस्ट बनता है। क्या बनता है? मिस्ट बनता है। दूसरी हम बात करें स्मोक, किसकी बात करें, स्मोक, स्मोक को हिंदी में क्या बोलते हैं, धुआं, क्या बोलते हैं, धुआं।
है ना। धुआं की अगर हम बात करें तो ये कार्बनिक पदार्थों के दहन के जलाने से उत्पन्न होता है। धुआं तो सिंपल है, सब जानते हैं। कुहासा, मिस्ट के बारे में पता चल गया। मिस्ट स्प्रे, द्रव स्प्रे है ना, स्प्रे द्रव के कणों से या वायु में उपस्थित कणों के संघनन से बनता है। स्मोक जो है वो हमारे किसी भी पदार्थ के जलाने से बनता है, कार्बनिक पदार्थ के जलाने से ये बनता है। एक है हमारा तीसरा फ्यूम्स। फ्यूम्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धूम। क्या बोलते हैं, धूम। फ्यूम्स को धूम बोलते हैं। ये संघनित वाष्प है, इसका लिख देते हैं, संघनित वाष्प है। संघन, कंडेंस्ड वेपर, कंडेंस्ड वेपर को फ्यूम्स बोलते हैं। कंडेंस्ड वेपर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूम्स बोलते हैं, है ना। कंडेंस्ड वेपर को हम फ्यूम बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आपका डस्ट। डस्ट को बोलते हैं धूल। ये तो सबको ही पता होगा डस्ट क्या होती है। डस्ट महीन कण होते हैं जो ठोस पदार्थ के कूटने पीसने से बनते हैं, है ना। महीन कण होते हैं, महीन कण जो ठोस पदार्थ के पीसने 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 और माइनिंग से या तोड़ने से, कूटने से बनते हैं। पीसने या कूटने से बनते हैं, ठीक है। ये डस्ट हो गया। नेक्स्ट देखें, बात करेंगे तो वो होगा स्मॉग। किसकी बात करेंगे, स्मॉग। इसको बोलते हैं धूम कोहरा। क्या बोला, धूम कोहरा। ठीक है, धूम कोहरा की बात करें तो ये धुआं प्लस कोहरा होता है। धुआं होता है प्लस कोहरा होता है। धुआं के साथ कोहरे को हम बोलते हैं, जो हमारी ठंडियों में होता है वो स्मॉग ही होता है, ठीक है। ठंडियों में जो होता है वो हमारा स्मॉग ही होता है। अब अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हमें ये कार्बनिक कंपाउंड्स के कि कैसे हमें पता चले, पहले तो कैसे हमें ये पता चले कि इसके अंदर है क्या, फिर हमें कैसे पता चले कि है तो कितनी मात्रा में, है तो कितनी मात्रा में। और उसके बाद जब हमें पता चल गया कि भैया इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ये है, इसमें हेलोजन है, उसके बाद हमें उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। किसी चीज को क्या करना है, अलग करना है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपकी क्वालिटेटिव, आपकी एनालिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब सही चल रहा है ना, हाँ, रिकॉर्डिंग बढ़िया, एक नंबर चल रही है। चलिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब हमें पता लगाना है कि कार्बनिक यौगिक के अंदर आखिर कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है या नहीं। तो इसी सब को पता लगाने के लिए हम सबसे पहला डिटेक्शन कर रहे हैं, किसका डिटेक्शन कर रहे हैं, कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले हम किसको, कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट कर रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए हम वो जो कंपाउंड है जो दिया है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, उसको हमें किससे रिएक्शन कराना है, उसकी रिएक्शन कराना है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से। किससे रिएक्शन कराना है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से, ठीक है, उस कार्बनिक अम्ल में। और हमें ड्राई यौगिक को शुष्क कॉपर ऑक्साइड में, ये ड्राई यौगिक है, ड्राई कंपाउंड है, और ये शुष्क है ना, ये क्या है, शुष्क, यानी कि ये भी ड्राई है। और इसका रेशियो हमेशा कितना लेना है, 1:3, है ना। अगर तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को 1 ग्राम लिया है तो तुम्हें कॉपर ऑक्साइड 3 ग्राम लेना पड़ेगा। कॉपर ऑक्साइड कितने ग्राम लेना पड़ेगा, 3, ठीक है। अब रिएक्शन देख लो, CuO से रिएक्शन करके 2Cu और CO2 गैस निकाल दी। क्या निकाल दी, CO2 गैस। ये कार्बन मतलब क्या है, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो तुमने अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसका कार्बन, अगर उसके अंदर कार्बन है तो वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, कॉपर को अलग कर देगा और CO2 गैस दे देगा।
क्या CO2 देते। अगर मान लो उस कार्बनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है ना, फ्रॉम, ये भी वही ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हो गई हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी भी कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कराओ तो इसने भी Cu और H2 दे दिया। क्या दे दिया? Cu और H2 दे दिया। अब इन दोनों की रिएक्शन कराने से हमें ये तो पता चल गया कि भैया हाउ कार्बन होगी तो CO2 है और हाइड्रोजन होगा तो H2 है। अब कैसे पता चलेगा कि भैया CO2 भी बनी है और हाइड्रोजन भी बना है कि नहीं बना है? तो इसके लिए इन्होंने एक पूरा सेटअप तैयार किया। देखो सेटअप को भी मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूँ जैसा मेरे से इससे बन सकता है। यहाँ बर्नर लगाया है ना, जिससे आग निकल रही है, या फनल लगा रखी थी एक, इस फनल को इधर ले गए इसमें, और यहाँ कुछ डाल रखा था, और वो क्या डाल रखा था वो हम बता रहे हैं आपको, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस CuSO4 डाल रखा था। फिर उसके बाद इधर से एक नली गई और वो एक विलियन में डली है, और उस विलियन के अंदर भी कुछ रखा है, वो भी जो विलियन है वो भी था, वो था लाइम वाटर। कौन था? लाइम वाटर। ठीक है। अब यहां हमने लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था X प्लस Cu। अब जैसे ही X ने Cu से, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने Cu से रिएक्शन की, तो कार्बन ने रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड दिया, हाइड्रोजन ने रिएक्शन करके जल दी। अब दोनों ही इस नली से जाते रहेंगे यहाँ। जैसे ही यहाँ आए तो हमारा क्या पड़ा है? एनहाइड्रस कॉपर ऑक्साइड। एनहाइड्रस कॉपर ऑक्साइड जो था वो जो है वो अपने किससे, एनहाइड्रस कॉपर ऑक्साइड है वो अपना रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? CuSO4। किससे रिएक्शन करेगा? जल से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? CuSO4.5H2O। क्या बना देगा? CuSO4.5H2। नाम क्या है? कैरोज एसिड, है ना, बटरफ्लाई शेप है। शेप संरचना कैसी बनेगी? बटरफ्लाई शेप। और ये रहता कैसा है? तो ये रहता है ब्लू कलर का। कैसा रहता है? ब्लू कलर का। ये इतने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अब जब H2O आया तो उसने यही रिएक्शन कर ली। कहाँ? यहाँ एनहाइड्रस CuSO के पास। अब CO2 गैस थी वो आगे बढ़ गई। CO2 गैस आगे बढ़ी है तो वो गई लाइम वाटर के पास। किसके पास? लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर या चूने का पानी, हिंदी में क्या बोलते हैं? चूने का पानी। ठीक है। तो जैसे ही CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के कांटेक्ट में आई तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक मिल्की कलर का सॉल्यूशन देता है। मिल्की कलर सॉल्यूशन। कैसा? मिल्की कलर सॉल्यूशन देता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें अब दोनों चीजें पता चल गई। जैसे ही एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है वो आपका जल से रिएक्शन करेगा तो वो नीले कलर का, ब्लू कलर का कंपाउंड बना लेगा, तो हमें पता चल गया कि भैया जल है। CO2 अगर होगी तो वो आगे आएगी लाइम वाटर में और उसको दूधिया कर देगी। उसको क्या कर देगी? दूधिया कर देगी। ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला परीक्षण जो था कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। अब कॉपर टेस्ट है, अब दूसरे टेस्ट के लिए भी यूज कर लो। मान लो हमें ये जो टेस्ट था, अब हमें किस किस के लिए यूज करना है? हमें करना है फॉस्फोरस के लिए, सल्फर के लिए, नाइट्रोजन के लिए, हेल्थ एक्स के लिए। तो हमारे जो बच्चे कोचिंग वाले हैं वो देख रहे होंगे, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई। पारस सर निकले हल्दी घाटी। कौन? पारस सर निकले हल्दी घाटी। हल्दी घाटी जगह पारस है। पी मतलब क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। ठीक है। एस मतलब क्या है? सल्फर। एन मतलब क्या है? नाइट्रोजन। एक्स मतलब क्या है? हल्दी घाटी तो हैलाइड्स। हल्दी घाटी तो हैलाइड्स। ठीक है। तो इन सभी के लिए, फॉस्फोरस के लिए, सल्फर के लिए, नाइट्रोजन के लिए और एक्स के लिए, हेलोजन के लिए, हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है LASSAIGNES टेस्ट। लेस्ने परीक्षण। हिंदी में बोलते हैं लेस
हिंदी में लिख दो लेसेग्ने, है ना, हिंदी में ये बोलते हैं लेसेग्ने परीक्षण, लेसेग्ने परीक्षण। अब लेसेग्ने परीक्षण के लिए सबसे पहले, इन सभी के लिए सबसे पहले इसमें एक प्रिपेयर करना पड़ता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या करना पड़ता है? सोडियम एक्सट्रैक्ट। इस विधि में सबसे पहले हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट, जिसको हम लेस्ने एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट, ये बनाना पड़ता है। सबसे पहले इसके लिए हमें ये बनाना पड़ता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? आपका क्या, आयरन लेना है, ठीक है, आयरन लेना है और सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना है, तो इसमें ड्राई सोडियम मेटल लेना है और इनको इसी के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिला के सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। सोडियम एक्सट्रैक्ट के लिए बात करें तो सबसे पहले देखो, पूरा मेथड ही लिखवा देते हैं। सबसे पहले एक रेड हॉट ट्यूब लो, रेड हॉट ट्यूब लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने डाला क्या? डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल वाटर डालने के बाद ये तो इसको क्या किया? चाइना डिश में बॉईल किया, चाइना डिश बॉईल किया, ठीक है, बॉईल किया। तो उसके बाद इसको जब तक बॉईल करना है, जब तक लाल नहीं हो जाए, फिर उसको क्या करना है? कूल करना है और फिल्टर कर देना है, और ये बन गया सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बन गया? सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। एक और इम्पोर्टेंट बात तो हम यहाँ लिखना ही भूल गए। क्या लिखना भूल गए? ये लिखना भूल गए कि जो हमारा लेस्ने परीक्षण है, लेस्ने परीक्षण जो है वो, उसके अंदर होता क्या है? तो भैया, इन इन दिस टेस्ट covalent, in this test during preparation of, during preparation of sodium extract, sodium extract, covalent compound is converted into ionic compound, covalent compound is converted into ionic compounds, ठीक है। अब क्या क्या है तो अभी हम देख लेते हैं। सोडियम की कार्बन नाइट्रोजन से रिएक्शन होगी तो डायरेक्ट NaCN बनेगा। सोडियम की सल्फर से रिएक्शन होगी तो Na2S बनेगा। सोडियम एक्सट्रैक्ट हेलोजन से रिएक्शन करेगा, इससे हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो NaX बनेगा, ठीक है। और सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो Na3PO4 बनेगा। क्या बनेगा? Na3PO4 बनेगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहला टेस्ट, नाइट्रोजन का टेस्ट, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए टेस्ट रखते हैं। नाइट्रोजन के लिए टेस्ट रखने के लिए सबसे पहले 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया। कितना? 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है। 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट को अल्कलाइन मीडियम में, किसमें? अल्केलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में डाला। उसके बाद, उसके बाद, है ना, NaCN is boiled with freshly prepared FeSO4 solution and then acidity
acidified with and then acidified with concentrated H2SO। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नाइट्रोजन के लिए N था, कार्बन तो हो गई, नाइट्रोजन भी था, तो भैया जो हमने ऊपर देखा NaCN बन गया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। यही है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, फिर है FeSO4 और इसके साथ NaOH की रिएक्शन करा दी, तो ये Na2SO4 FeOH का ट्वाइस बना। फिर उसके बाद Na जो CN बना था उसने आयरन हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करी उसके साथ और फिर बनाया Na4 FeCN6 2NaOH। क्या बना? 2NaOH। सोडियम फेरोसाइनाइड, क्या नाम हो गया? सोडियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है वो डाई एजो कंपाउंड्स के द्वारा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी लेस, तो हाँ अभी तो इसका फॉर्म भी तो बदलना है, ये गड़बड़ कर दी हमने। हाँ जी, तो क्या था हमारा बन गया था Na4 FeCN6, ये बन गया Na4 FeCN6 का ये बना था। अब ये जो है वो रिएक्शन करेगा Cl3 से, क्या बना देगा? Fe4 FeCN6 थ्राइस। ठीक है, फेरी साइनेट, फेरिक, इसका नाम क्या है? फेरिक फेरोसाइनाइड, और इसका कलर क्या है? पर्शियन ब्लू इन कलर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर, ये वाले चैप्टर दोनों में ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरी वीडियो देखेंगे और उसके बारे में हम डीप में दूसरा परीक्षण हमारा सल्फर का है, उन सभी को हम पढ़ेंगे। थैंक यू।